करने का कोई तरीका है नहीं। तो शुरुआत करें। चलिए, तो मस्तिष्क को बिल्कुल स्वतंत्र कर दीजिए, समझने के लिए स्वतंत्र कर दीजिए और सिर्फ समझिए। और क्लास से जब क्लास आते हैं तो एक बार नोट्स को सरसरी निगाह से देख कर आइए और क्लास में सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, हर चैप्टर के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इसीलिए परीक्षा में प्रश्न ना बनेगा इसका जरा सा भी गुंजाइश नहीं है दोस्तों, बनेगा ही बनेगा। अब बाकी आप सब समझ ही रहे हैं, घर पर जो बैठकर पढ़ा वही राजा है, मतलब वही नौकरी पाएगा। ठीक है, तो घर पर बैठकर पढ़ना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग कोचिंग आते जाते रहते हैं, घर पर जितना पढ़ना है उतना पढ़ते नहीं है। तो घर पर पढ़ना बहुत जरूरी है और ये लगातार करते रहिए, मतलब जब तक एग्जाम होने आप दे नहीं देते हैं तब तक करते रहिए। वो नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, क्या नाम था पहला चैप्टर का? सेल था, नाम याद है, अच्छा बात है। सेल पढ़ रहे थे और सेल क्या है ये हम समझे थे, और सभी सजीव की संरचना की जो सबसे छोटी से छोटी इकाई है वो क्या है? सेल है। एक सजीव जो जिंदा है वो अंगों के कार्य करने के बदौलत, और अंग जो कार्य करते हैं वास्तव में कार्य करने की भी सबसे छोटी इकाई कौन है? तो सेल रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। उसके बाद हम समझे थे कि सभी सजीवों के कोशिकाएं एक जैसे नहीं होते, उनके आकार और आकृति भिन्न होते। एक ही सजीव के विभिन्न अंगों के भी कोशिकाओं के आकार और आकृति एक समान नहीं होते, वे भिन्न होते। फिर यह समझे थे कि कोशिकाओं की संख्या भी सभी सजीवों में समान नहीं है। संख्या के आधार पर सजीव कितने प्रकार के? 2। उसके बाद कोशिका के खोज से जितने भी वैज्ञानिक जुड़े हुए थे उन सबों को हमने देखे थे, और कोशिका का जो खोजने का मार्ग है वो 1590 में जो सिलसिला चालू हुआ वो 1931 तक आते आते बहुत ज्यादा बढ़ा। और जैसे ही 1931 में 1831 को सुधार करके 1931 कर लिए थे ना, जैसे ही 1931 में एमनॉल और इरस्का ने मिलकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोजा तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोशिकाएं स्पष्ट नजर आने लगा। या यूं कहिए कि पहले जो माइक्रोस्कोप थे उनसे कोशिकाओं के संरचना को समझना या देखना कठिन था, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के खोज होने के बाद कोशिकाओं के क्षेत्र में जो अनुसंधान हो रहे थे, रिसर्च हो रहे थे, उसमें काफी ज्यादा तेजी आया। और आज के समय में तो लगभग सभी विकसित विकासशील देश के पास सेल के संबंध में रिसर्च करने के लिए बड़े बड़े रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। भारत में भी हैदराबाद में एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर बना हुआ जहां सेल के बारे में निरंतर अनुसंधान अर्थात रिसर्च चलते रहते हैं। तो कोशिकाओं के बारे में जो जानकारियां सबसे ज्यादा निकलकर आई है 1931 के बाद ही संभव हो पाया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज होने के बाद। तो अब हम कोशिकाओं के संरचना को समझेंगे और कोशिकाओं की संरचना को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए समझेंगे। कोई भी संरचना कैसी है, मान लीजिए जब हम पढ़ेंगे कि कोशिका की यह संरचना गोलाकार है, तो उसका अर्थ यह होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उस संरचना को देखेंगे तो उस माइक्रोस्कोप पे वो कैसा नजर आएगा? गोलाकार नजर आएगा। तो आइए अब कोशिका के संरचना को समझते हैं। प्रत्येक सजीव के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो कोशिका यानी कि सेल है, उसी के स्ट्रक्चर को हम समझने की प्रयास करते हैं। और एक कोशिका के संरचना को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। कोशिका की पूरी संरचना को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। एक है आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, इसको जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। और एक दूसरा है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। तो एक पूरी संरचना को, कोशिका के पूरी संरचना को हम मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में, प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। मानकर चलिए कि एक गोलाकार कोशिका है, एक गोलाकार कोशिका है। कोशिकाएं गोलाकार ही नहीं होती, वर्गाकार, आयताकार, जो कि कुछ कोशिका आपको बताए थे कि पल पर अपने आकार को बदलते रहते। WBC कोशिका, अमीबा। तो ये मान लीजिए कि हमने एक गोलाकार कोशिका बनाए हुए हैं, तो कोशिका का जो सबसे बाहरी भाग है यही क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो कुछ भी है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है सभी के सभी क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। यानी कि ये आपका हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया सेल मेम्ब्रेन, कोशिका का सबसे बाहरी भाग। और सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो कुछ भी है सारा का सारा क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म हो गया, सारा का सारा। तो 2 भाग समझ गए ना। हालांकि जब हम पौधों की कोशिका की बात करेंगे तो पौधों की कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक परत रहती है, कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक परत रहती है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन पौधे और कुछ जंतु को छोड़ दे तो बाकी सभी जंतुओं में कोशिका का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? लेकिन प्लांट के सेल को अगर हम देखेंगे, प्लांट भी सजीव है, वो भी कोशिकाओं से निर्मित है।
तो प्लांट की कोशिका को देखते हैं जब, तो कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक परत जड़ी होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। हम देखेंगे कोशिका भित्ति को। क्लियर हो गया? तो आप समझ गए कि सेल के कितने भाग हो गए, प्रोटोप्लाज्म और सेल। अब इस प्रोटोप्लाज्म को पुनः दो भागों में बांटते हैं हम लोग। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को पुनः कितने भागों में, दो भागों में बांटते हैं। प्रोटोप्लाज्म को पुनः दो भागों में बांटते हैं कि एक भाग आपका हो गया क्या, साइटोप्लाज्म। एक भाग क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। दूसरा भाग हो गया न्यूक्लियस। दूसरा भाग क्या हो गया, साइटोप्लाज्म को हिंदी में कोशिका द्रव कहते हैं और न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। अब समझिए कि मान लीजिए कि ये गोलाकार सेल है, तो आप सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म को तो समझ ही गए। न्यूक्लियस का खोज आपको याद है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था कि कोशिका के बीचों बीच एक गोलाकार संरचना होती है और उन गोलाकार संरचना को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो जीव द्रव हम क्या बोले थे कि कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो कुछ भी है सब मिलकर क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म को कितने भागों में बांटे, दो भाग में बांटे, साइटोप्लाज्म और अब न्यूक्लियस तो आप समझ ही गए कि कोशिका के बीच में स्थित गोलाकार संरचना को क्या कहेंगे। साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो तरल पदार्थ रहते हैं उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब बीच में क्या हो गया, न्यूक्लियस, यानी कि प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अब कहिए कि क्या कोशिका का केंद्रक जीव द्रव का भाग है या नहीं है? है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है कि ना है, तो बिल्कुल है, न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है। लाइन कट रहा है, इधर उधर हो रहा। अब ध्यान दीजिए कि ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या आप समझे कि नहीं समझे, कोशिका के केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो तरल पदार्थ भरे रहते हैं उसी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब जो ये साइटोप्लाज्म है इसमें ढेर सारा स्ट्रक्चर मौजूद रहता है। जिस तरह कई अंग मिलकर के शरीर बनता है जी, उसी तरह कोशिका के जो साइटोप्लाज्म है उसमें ढेर सारे स्ट्रक्चर, कहां पर, साइटोप्लाज्म में। इस साइटोप्लाज्म में दोस्तों ढेर सारे स्ट्रक्चर मौजूद रहते हैं। कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव में ढेर सारे संरचनाएं मौजूद रहते हैं, ढेर सारे संरचनाएं मौजूद रहते हैं और वो संरचनाएं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक संरचना है ऑर्गेनोइड, हिंदी में भी ऑर्गेनोइड कहते हैं। एक दूसरी संरचना है क्या, मेटाप्लास्ट। एक दूसरी संरचना क्या है, मेटाप्लास्ट। कोशिका द्रव में स्थित विभिन्न प्रकार के संरचनाओं को कितने भाग में बांटे, दो भाग में बांटे, ऑर्गेनोइड और मेटाप्लास्ट। अब इन दोनों संरचनाओं में अंतर समझिए। ऑर्गेनोइड सजीव संरचनाओं को कहते हैं, अर्थात सेल के साइटोप्लाज्म में जो संरचनाएं सजीव हैं वे क्या कहलाते हैं और जो संरचनाएं निर्जीव हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेटाप्लास्ट कहते हैं। सजीव संरचनाओं को ऑर्गेनोइड, निर्जीव संरचनाओं को मेटाप्लास्ट। अब यहां पर सजीव निर्जीव का क्या मतलब हुआ, सजीव संरचनाएं का मतलब हुआ कि अगर वो संरचनाएं मृत हो गया तो फिर नया बनेगा, वो संरचनाएं टूट फूट गया तो उसका मरम्मत होगा। तो कोशिका द्रव में उपस्थित ऐसी संरचनाएं जिसमें विभाजन की क्षमता हो। अब विभाजन कहने का मतलब यहां पर नया बनने की बात हो। जैसे हम कोशिका विभाजन बोलते हैं तो उसका मतलब होता है नया कोशिका बनना, न कि कोशिका का बीचों बीच टूटना। तो सेल के साइटोप्लाज्म में स्थित ऐसी संरचनाएं जिसमें विभाजित होने की क्षमता हो, नए बनने की क्षमता हो, वो सजीव कहलाएगा और वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनोइड कहलाएगा। जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं हो वो क्या कहलाएगा, मेटाप्लास्ट कहलाएगा। तो साइटोप्लाज्म के संरचनाओं को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, ऑर्गेनोइड और मेटाप्लास्ट, ऑर्गेनोइड और मेटाप्लास्ट। अब ऑर्गेनोइड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मेटाप्लास्ट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये जानना जरूरी है। ऑर्गेनोइड के अंतर्गत पहला आता है आपको राइबोसोम, दूसरा आता है लाइसोसोम। ये सब कैसी संरचना है, ऑर्गेनोइड। तीसरा आता है प्लास्टिड, क्या आता है, प्लास्टिड। चौथा आता है सेंट्रोसोम, पांचवा आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। छठी संरचना है ईआर, जिसको फुल फॉर्म है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सातवां संरचना है आपको गोल्जी बॉडी। सातवां संरचना है आपको क्या है, तो ये जो राइबोसोम है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड है, सेंट्रोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, ये सभी संरचनाएं कोशिका द्रव में है। और ये कैसी संरचनाएं हैं, अर्थात ये कैसी संरचना है, ऑर्गेनोइड है। निर्जीव के अंतर्गत आपको आता है वैक्यूल, क्या आता है, वैक्यूल को हिंदी में रसधानी कहते हैं, क्या कहते हैं। उसके बाद आता है प्रोटीन, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट। बस आप समझ ही गए निर्जीव कौन है। क्लियर हो गया, बंटवारा समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार और मार देते हैं क्योंकि बंटवारा है क्या, एक बार और मारते हैं। बंटवारा समझ गए कोशिका का। सबसे पहले कोशिका को हम बांटे, कोशिका के बाहरी भाग कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है जीव द्रव। पहले कितने भागों में बांटे, ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली के भीतर जो कुछ भी है सब जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म।
फिर प्रोटोप्लाज्म दो भागों में बटा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में दो तरह की संरचनाएं कौन? ऑर्गेनोइड और मेटाप्लास्ट। क्लियर है? संरचना समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक जो है, कुछ जीव वैज्ञानिक कोशिका की संरचना को दूसरे तरह से बांटते हैं। अब वो भी जानना जरूरी है क्योंकि उससे रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। ये बंटवारा आप समझ गए हैं। कोशिका दो भाग में बटा कोशिका झिल्ली जीवद्रव दो भागों में बटा साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में ढेर सारे संरचनाएं दो प्रकार के ऑर्गेनोइड और कौन ऑर्गेनोइड है कौन मेटाप्लास्ट आप जान गए। वैसे सारा का सारा ऑर्गेनोइड ही है। मेटाप्लास्ट में सिर्फ वैक्यूल्स आते हैं। अब प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो आप भी जानते हैं, ये सब निर्जीव संरचनाएं मेटाप्लास्ट। तो मेटाप्लास्ट में जो एक महत्वपूर्ण संरचना है वो है वैक्यूल्स राजधानी। बाकी सभी संरचनाएं ऑर्गेनोइड है। ऑर्गेनोइड का मतलब सजी, सजी का मतलब जो नया बन सकता है। वैक्यूल का मतलब जो नया, मतलब मेटाप्लास्ट का मतलब जो नया नहीं बन सकता। अब ध्यान दीजिए कि कोशिका का बंटवारा अन्य दो तरह से भी होता है। और यह बंटवारा कैसे होता है आप समझिएगा दोस्तों। अब प्रत्येक दिन जब क्लास के बाद आप समझ कर जाइएगा घर पर, तो पीछे में क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन पर जरूर जाइएगा प्रतिदिन कि आज की क्लास से कितना प्रश्न बना है। अगर प्रश्न बन रहा है तो इसका मतलब आपका पढ़ाई ट्रैक पर है। क्लास से जाने के बाद प्रश्न नहीं बन रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि सारा दारोमदार आपके प्रश्न बनाने पर है। पूरा पढ़ लिए, समझ लिए, प्रश्न बने ही नहीं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो प्रश्न बनना जरूरी है, प्रतिदिन आप प्रश्नों पर जाइए। तो सेल का बंटवारा अधिकांश जीव वैज्ञानिक ने किस प्रकार किए हैं वो आपको बता दिए। कुछ जीव वैज्ञानिक सेल का बंटवारा दो तरह से किए हैं। उन्होंने सेल को दो भागों में बांटे हैं। एक साइटोसोम, हिंदी में भी साइटोसोम ही कहेंगे, और दूसरा न्यूक्लियस, यानी क्या? केंद्रक। किसने खोजा था? रॉबर्ट बर्ग। तो कुछ जीव वैज्ञानिक सेल का बंटवारा दो भागों में करते हैं, साइटोसोम और। अब साइटोसोम के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो साइटोसोम के अंतर्गत आता है आपका क्या? सेल मेम्ब्रेन आता है, कोशिका झिल्ली आता है। दूसरा क्या आता है? साइटोप्लाज्म आता है, कोशिका द्रव आता है। तीसरा साइटोप्लाज्म की सभी संरचनाएं आता है। साइटोप्लाज्म की सभी का मतलब ऑर्गेनोइड भी और मेटाप्लास्ट भी। साइटोप्लाज्म की सभी संरचनाएं आता है। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में स्थित ऑर्गेनोइड और मेटाप्लास्ट संरचनाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? साइटोसोम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइटोप्लाज्म है, यहाँ साइटोसोम में भेद नहीं दीजिएगा। तो साइटोसोम और न्यूक्लियस किसके भाग है? एक सेल को न्यूनतम कितने भागों में बांटा जा सकता है? साइटोसोम के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? क्या न्यूक्लियस भी साइटोसोम का हिस्सा है? नहीं। न्यूक्लियस किसका हिस्सा है? प्रोटोप्लाज्म का। तो साइटोसोम में क्या क्या आ गया देख लिए। किन किन संरचनाओं को मिलाकर साइटोसोम बना है? कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। दोनों बंटवारा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब तो आप सेल का बंटवारा देख ही लिए है। अब जो भागों में बांटे हैं उन भागों को विस्तार पूर्वक समझना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके हम विस्तार पूर्वक कोशिका के विभिन्न भागों को जिसमें हम उसका बंटवारा किए हैं उसको विस्तार पूर्वक जानने का कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत कहां से करें? अरे बोलिए ना, नोटे देकर बोलिए ना जी। आइए शुरुआत करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। कोशिका झिल्ली क्या है? एक बात तो क्लियर हो ही गया है कि सेल के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं। ये बात तो क्लियर है दोस्तों। मान लेते हैं कि ये गोलाकार सेल है, ये गोलाकार सेल है, दिखेगा तो माइक्रोस्कोप से ना, तो गोलाकार सेल बना दिए, ठीक है। अब इस गोलाकार, ध्यान दीजिएगा, सेल गोलाकार ही नहीं होते हैं बल्कि कई आकार के होते हैं और कुछ के तो आकार बदलते रहते हैं दोस्तों समय समय पर। तो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली कोशिका का सबसे बाहरी भाग है, सबसे बाहरी भाग। यही यह कहिए कि कोशिका को एक निश्चित संरचनाएं प्रदान करती। कौन? ठीक है, कोशिका के सबसे बाहर में स्थित लचीली पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? यह झिल्ली बहुत लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, बहुत पतली होती है। अगर मोटाई की बात करें तो दोस्तों 75 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। एंगस्ट्रॉम के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, 10 के पावर -10 मीटर। तो ये कोशिका झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली है, बहुत पतली होती है, 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, महीन होती है और जीवित होती है। क्या होती है? जीवित कहने का मतलब है कि मान लीजिए झिल्ली टूट गया तो फिर अपने आप या खुद मरम्मत कर लेगा, ठीक है। तो ये कोशिका झिल्ली पतली है, जीवित है, लचीली है, बहुत पतली है। कितना मोटी है? हाँ, पतली है तो फिर मोटी है, बहुत पतली है, मोटाई मात्र 75 एंगस्ट्रॉम है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए कि यह एक जीवित झिल्ली है, कहने का मतलब इसमें टूट फूट हो जाएगा तो यह स्वयं इसकी मरम्मत कर लेगा। और यह झिल्ली दोस्तों दो चीज से मिलकर बना होता है, मुख्य रूप से एक प्रोटीन
और दूसरा लिपिड। हाँ, लिपिड को हम बस फैट्स कह सकते हैं। ये कोशिका झिल्ली किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। कितनी मोटी होती है? क्या कोशिका झिल्ली जीवित झिल्ली है, मृत झिल्ली है? जीवित झिल्ली है दोस्तों। कुछ झिल्लियां मृत भी हमें मिलेंगी जहां आपको बताएंगे कि अमृत झिल्ली है, लेकिन ये जीवित झिल्ली है। अब ध्यान दीजिए कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से जो बना हुआ है, इस सेल मेम्ब्रेन का मुख्य काम होता है कि कोशिका को एक निश्चित स्वरूप प्रदान करना। यह कोशिका की आकृति गोलाकार है। अगर इस कोशिका की आकृति गोलाकार है तो क्यों है? तो इसलिए है कि कोशिका झिल्ली ही क्या है। अगर कोशिका झिल्ली गोलाकार नहीं होता तो क्या यह कोशिका गोल होता? तो कोशिका झिल्ली का जो सबसे पहला मुख्य काम यह है कोशिका के लिए कि यह कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है और एक कोशिका को दूसरे से क्या करता है? अलग करता है। एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करता है। अगर यह झिल्ली नहीं होती तो निश्चित तौर पर सारे कोशिकाएं आपस में मिले होते कि नहीं होते? अब जान दीजिए कि किन किन चीजों से मिलकर बना है? प्रोटीन और लिपिड से बना। और प्रोटीन और लिपिड इस कोशिका झिल्ली में किस तरह व्यवस्थित रहते हैं? प्रोटीन और लिपिड कोशिका झिल्ली में किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, अर्थात कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है, इसको बताने के लिए दो मॉडल प्रचलन में है। कितने मॉडल? दो मॉडल। हालांकि एक मॉडल अब उतना ज्यादा मान्य नहीं है, लेकिन मानता है कुछ कुछ। तो कोशिका झिल्ली की संरचना में प्रोटीन और लिपिड किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, यह बताने के लिए दो मॉडल है दोस्तों। कितने मॉडल? दो मॉडल है। कितने मॉडल है? दो मॉडल। समझिए आप दो मॉडल को। पहला मॉडल का नाम है यूनिट। इसको आप समझ लीजिए, नोट में दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए, आपका काम चल जाएगा। एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। सबसे पहले तो यही बात जानिए कि प्रश्न यही आ सकता है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसकी संरचना को बताता है? तो कोशिका झिल्ली। या आपसे पूछ सकता है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसके संबंध में है? तो कोशिका के कोशिका झिल्ली के संबंध में है। कोशिका के कोशिका। और यह यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल 1952 में रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया। कोशिका झिल्ली की संरचनाएं बनाने वाला यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? किसकी वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया है। अब यह मॉडल क्या कहता है? ध्यान दीजिए, मॉडल क्या कहता है? यह मॉडल कहता है कि कोशिका झिल्ली तीन परत का होता है। ऊपरी परत प्रोटीन का, निचली परत प्रोटीन का, अब पिछली परत किसका? लिपिड का। प्रोटीन का परत 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। प्रोटीन का परत 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। प्रोटीन का परत 20 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। लिपिड का परत दोस्तों, लिपिड का परत जो है 35 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। कितना मोटा होता है? ऑनलाइन चल रहा है, जाके देखो क्या हो रहा है। नौटंकी चलते रहता है। क्लियर हो गया दोस्तों? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल समझ गए? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था। कब दिया था? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि कोशिका झिल्ली में ऊपर का परत प्रोटीन का, नीचे का परत प्रोटीन का, बीच का परत, दोनों ऊपर नीचे प्रोटीन का परत कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। बीच में लिपिड का परत कितना होता है? 75 पुर्जा। लेकिन यह मॉडल अब उतना ज्यादा मान्य नहीं है। अब नया मॉडल आया है, उसका नाम है, नया मॉडल का नाम है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल यह आधुनिक मॉडल है। और यह मॉडल 1972 में दो वैज्ञानिक, सिंगर, अब सिंगर मतलब गायक नहीं समझ, इसका नाम है सिंगर, तथा निकोलसन मिल कर दिया। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया और फ्लूइड मोजाइक, फ्लूइड को तरल कहेंगे, तरल मोजाइक भी कह सकते हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया? सिंगर तथा निकोलसन ने। अब यह मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन का ठीक उल्टा है। ठीक उल्टा। ये इस मॉडल का कहना है कि ऊपर, ठीक है, ऊपर 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 नीचे फॉस्फोलिपिड का परत होता है। किसका? हाँ, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का मतलब ऐसा लिपिड, फॉस्फोलिपिड का मतलब ऐसा लिपिड जिसमें क्या जुड़ा हो? जिसमें क्या जुड़ा हो? फॉस्फोरस जुड़ा हुआ। यूनिट में फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहता है कि कोशिका झिल्ली में तो तीन परत होती है, लेकिन ऊपर भी फॉस्फोलिपिड, नीचे भी फॉस्फोलिपिड, ऊपर भी फॉस्फोलिपिड, नीचे भी फॉस्फो, बीच में गोलाकार प्रोटीन, बीच में गोलाकार प्रोटीन, बीच में गोलाकार प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन ये परत की मोटाई कितनी है? जैसे क्लियर हुआ था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में कि प्रोटीन 20 एंगस्ट्रॉम, फिर 20 एंगस्ट्रॉम, 35 एंगस्ट्रॉम, इसमें मोटाई क्लियर नहीं है कितनी है। लेकिन ये मॉडल जो है दोस्तों, ये ज्यादा मान्य मॉडल है। ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया है, ये ज्यादा मान्य मॉडल है, जो कह रहा है कि कोशिका झिल्ली के ऊपर में फॉस्फोलिपिड, नीचे में फॉस्फोलिपिड, बीच में गोलाकार। तो दोस्तों, कोशिका झिल्ली किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो मुख्य रूप से प्रोटीन और कोशिका झिल्ली की संरचना बताने वाले कितने मॉडल है? ज्यादा मान्य मॉडल कौन है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया?
रॉबर्टसन ने, जिसके अनुसार ऊपर प्रोटीन नीचे प्रोटीन बीच में, जबकि फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया? और इसके अनुसार ऊपर लिपिड नीचे लिपिड बीच में। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की संरचना बताने वाले दो मॉडल है। अब याद रखिएगा कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का संबंध कोशिका झिल्ली की संरचना बताने से है, ठीक उस तरह फ्लूइड मोजाइक मॉडल का भी संबंध कोशिका झिल्ली की संरचना बताने से है। और दोनों मॉडल एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत। दोनों मॉडल में ज्यादा मान्य मॉडल कौन है? दोनों मॉडल में ज्यादा मान्य मॉडल है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक, नजर इधर बना के रहिए, ठीक है दोस्तों। इतना तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार पुनः देख लीजिए, कोशिका के बाहरी झिल्ली को ही क्या कहते हैं? सेल में पतली, लचीली और जीवित झिल्ली है, अर्थात टूट फूट जाने पर अपना मरम्मत स्वयं कर लेती है। कोशिका झिल्ली कितने चीज से बनी होती है? मुख्य रूप से प्रोटीन और लिपिड। कितनी मोटी होती है? और संरचना बनाने वाला दो मॉडल तो आप देख लिया। अब आइए कोशिका झिल्ली के कार्यों की बात करते हैं। और जब कार्यों की बात करेंगे ना, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों, ये है न्यूक्लियस। अब कोशिका झिल्ली जो है इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी क्या? अर्ध पारगम। अब इसे यानी कि कोशिका झिल्ली जो एक जीवित झिल्ली है, वो किस प्रकार की झिल्ली है? अर्ध पारगम झिल्ली है। अर्ध पारगम झिल्ली है, मतलब इसका क्या हुआ, अर्थात क्यों हम इसे अर्ध पारगम कहते हैं? तो अब समझिए कि ये कोशिका झिल्ली है, ना तो सभी पदार्थों को कोशिका के बाहर जाने देता है और ना ही सभी पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देता है। ये खास गुण है। ये कोशिका झिल्ली ना तो सभी पदार्थों को कोशिका के भीतर जाने देती है और ना ही भीतर स्थित सभी पदार्थों को बाहर निकलने देती है। कोशिका झिल्ली उसी पदार्थों को अंदर जाने देती है जिसकी जरूरत है कोशिका को, और कोशिका उसी पदार्थ को बाहर निकलने देती है जिसकी जरूरत अब कोशिका को नहीं। ये खास गुण है। तो कोशिका झिल्ली ना तो सभी पदार्थ को कोशिका के भीतर जाने देती है, न ही कोशिका के भीतर के सभी पदार्थों को बाहर आने देती है। ये उन्हीं पदार्थों को कोशिका से बाहर निकलने देती है जिसकी जरूरत अब कोशिका को नहीं रह गई है, और ये वही पदार्थों को अंदर आने देती है जिसकी जरूरत कोशिका को है। यानी ऐसे पदार्थ को कोशिका के भीतर नहीं जाने देगा कोशिका झिल्ली जिसकी जरूरत कोशिका को नहीं है, या ऐसे पदार्थों को ये कोशिका से बाहर भी नहीं निकलने देगा जिसकी जरूरत कोशिका को है। इसी खास गुण होने के कारण से क्या कहा जाता है? अर्ध पारगम कहा जाता है। पारगम का मतलब होता है आर पार जाने में कोई रोक टोक नहीं। कोई परत पारगम है तो मतलब है कि उसके आर पार कोई भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अर्ध पारगम का होता है आधा चीज जा सकता है, आधा चीज आ सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोशिका झिल्ली को अर्ध पारगम इसलिए कहते हैं कि यह ना तो सभी पदार्थों के कोशिका के भीतर जाने देती है, ना ही सभी पदार्थों को कोशिका के बाहर निकलने देती है। इसमें गजब की क्षमता है कि यह जान जाता है कि कौन जरूरत है उसको अंदर जाने देता है, ये भी जान जाता है कि अब अंदर का कौन चीज जरूरी नहीं है उसको बाहर निकलने दे देता है, जिसके कारण इसे सेमी परमेबल तो कहते हैं, कभी कभी सेलेक्टिव परमेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेक्टिव परमेबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी कभी सेलेक्टिव परमेबल भी कहते हैं, चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि यह चयन करता है कि कौन अंदर जाएगा, यह भी चयन करता है कि अंदर से कौन बाहर निकलेगा। तो कोशिका झिल्ली का तो पहला मुख्य काम था कि यह कोशिका को एक निश्चित आकृति दिया था। दूसरा मुख्य काम था कि कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरे से अलग करता है। तीसरा काम है कि कोशिका के भीतर कौन जाएगा, कौन कोशिका से बाहर निकलेगा, यह भी तय कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। कोशिका के भीतर कौन जाएगा इसका निर्धारण किसके द्वारा होगा? कोशिका झिल्ली। कोशिका के बाहर कौन आएगा यह भी निर्धारण कौन करेगा? तो कोशिका के अंदर बाहर आने वाले पदार्थों पर नियंत्रण कोशिका का कौन सा भाग रखता है? तीन कार्य आप समझ गए ना। कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करना, एक कोशिका को दूसरे से अलग करना, कोशिका के अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों पर। चौथा कार्य आइए दोस्तों, चौथा कार्य, जिस तरह मानव के प्रचलन अंग उसके हाथ और पैर, सब जीवों में प्रचलन अंग होते हैं जिसके द्वारा वो प्रचलन करते हैं, गति करते हैं, उस तरह से जिस तरह से एक बहुकोशिकीय जीवों में आप हाथ और पैर देखते हैं जो उसका प्रचलन अंग होता है, उसी तरह कुछ प्रचलन अंग पाए जाते हैं किसमें? यूनिसेलुलर में। किसमें? यानी एक कोशिकीय जीव जो आंखों से दिखाई नहीं देते। एक कोशिकीय जीवों में भी गति करने के लिए कुछ खास प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, और उन संरचनाओं का नाम कुछ इस तरह है। फ्लैजिला नाम सुने हैं? ये सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। क्या करने के लिए? गति करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। फ्लैजिला, सीलिया का नाम सुने हैं? ये क्या है? प्रचलन अंग है किसका? एक कोशिकीय जीवों का। ये सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, कूटपाद का भी नाम आप सुने होंगे। एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, यूग्लिना हो गया, तरह तरह के एक कोशिकीय जीव में प्रचलन अंग के रूप में किसी में फ्लैजिला तो किसी में सीलिया, किसी में कूटपाद। तो
एक कोशिकीय जीवों में जो ये सब संरचनाएं आप देख रहे हैं, ये सब संरचनाओं का निर्माण कोशिका का कौन सा भाग करता है? कोशिका झिल्ली का। कोशिका झिल्ली ही फ्लैजिला का निर्माण करता है, या कोशिका झिल्ली से ही फ्लैजिला का निर्माण होता है, कोशिका झिल्ली से ही सीलिया का निर्माण होता है, कोशिका झिल्ली से ही कूटपाद का निर्माण होता है। ये प्रचलन अंग है एक कोशिकीय जीवों का। तो कोशिका झिल्ली का यह भी कार्य हो गया कि कोशिका झिल्ली एक कोशिकीय जीवों में सीलिया, फ्लैजिला और कूटपादों में परिवर्तित होकर एक कोशिकीय जीवों को प्रचलन के योग्य बनाते हैं। उसके बाद दो मुख्य प्रक्रियाएं कोशिका में होते रहते हैं, दो मुख्य प्रक्रियाएं कोशिका में होते रहते हैं। एक का नाम है परासरण, एक का नाम क्या है? परासरण, जिसको क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। और दूसरा नाम है क्या? विसरण। ठीक है, विसरण यानी कि डिफ्यूजन। ठीक है, ये दोस्तों कोशिका में लगातार होते रहते हैं और ये ट्रांसपोर्टिंग का एक तरीका है। परासरण और विसरण के द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इसको डिटेल में हम इसी चैप्टर में लास्ट में पढ़ेंगे दोस्तों, परासरण और विसरण को। लेकिन कोशिकाएं अगर परासरण में भाग लेती है, कोशिकाएं अगर विसरण में भाग लेती है, तो ये परासरण और विसरण की प्रक्रिया अभी कोशिका के किस भाग के द्वारा संपन्न होते हैं? कोशिका झिल्ली के द्वारा। परासरण और विसरण थोड़ा एक लेंथी टर्म है जिसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या है परासरण, क्या है विसरण। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, परासरण और विसरण परिवहन के तरीके हैं, ट्रांसपोर्टिंग का तरीका है। एक सजीव के शरीर के भीतर विभिन्न पदार्थों का गमन कोशिकाओं में, कोशिका के बाहर, इन्हीं दो विधियों के द्वारा होता है। और परासरण और विसरण में भी कोशिका के कौन से भाग हिस्से लेते हैं? कोशिका झिल्ली हिस्से लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन हिस्से लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के कार्य स्पष्ट हुआ आपके साथ। सेल मेम्ब्रेन का पहला काम कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करना। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा काम है कि सेल मेम्ब्रेन एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करता है। सेल मेम्ब्रेन अर्धपारगम होता है, अर्थात कौन अंदर जाएगा, कौन अंदर से बाहर निकलेगा, इस पर नियंत्रण किसका है? एक कोश के जीवों में जो फ्लैजिला, सीलिया, कूटपाद जैसे प्रचलन अंग होते हैं, वे किनसे निर्मित होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से निर्मित होते हैं। परासरण और विसरण की जो प्रक्रियाएं होती है, उसमें कोशिका के कौन से भाग, कोशिका का कौन सा भाग लेता है? सेल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए? सेल मेम्ब्रेन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। सेल मेम्ब्रेन कोशिका के बाहरी झिल्ली है, पतली है, लचीली है और जीवित है। प्रोटीन और लिपिड से 75 एंगस्ट्रॉम। और संरचना बताने के लिए कितने मॉडल हैं? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोजाइक मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोजाइक मॉडल। क्लियर हो गया दोस्तों? अब आ जाते हैं दूसरी संरचना पर एक बार सरसरी निगाह डालिए तो सेल मेम्ब्रेन पर। जिनके पास नोट है उसके पास मोबाइल होगा ना, पिक्चर क्लिक कर लीजिएगा। अब कोशिका झिल्ली में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एग्जाम को अब औकात नहीं कि कोशिका झिल्ली के बारे में कुछ पूछ दे आपसे ना बने, ठीक है। आइए दोस्तों इसको समझते हैं, क्या सेल वाल है। आइए अब सेल वाल को समझिए। पेड़ पौधे तो आप देखते ही देखते हैं, इसमें तो कोई दोहरा नहीं होगा। और जंतु देखते ही देखते, हम लोग खुद एक जंतु है। पेड़ पौधे और जंतु में क्या अंतर है? तो भयानक अंतर है, कोई समानता है ही नहीं, ठीक है। लेकिन एक तो समानता है कि दोनों सजीव और कोशिकाओं से बने हुए हैं। ये पौधे और जंतु की सबसे बेहतरीन समानताएं हैं कि दोनों सजीव है और दोनों कोशिका के बने हुए हैं। और अगर आप अपने आम जिंदगी में कुछ भी अनुभव किए होंगे, इतना अनुभव किए होंगे कि मौसमी परिवर्तन का असर पौधों पर कम, जंतु पर ज्यादा होता है। पौधों पर कम, जंतु पर ज्यादा होता है। वो कैसे? क्या ये आप देखे कि देखे? जैसे शीतलहरी होता है या बहुत अधिक ठंडा हो जाता है, हम तुरंत जैकेट निकाल लेते हैं। पेड़ पौधे पर उस ठंडी का असर कम होता है। असर होता है, बहुत ज्यादा पाला पड़ने लगते हैं, कई पेड़ उसके चपेट में आ जाते हैं और सूख जाते हैं, मृत हो जाते हैं। लेकिन क्या उतना असर पड़ता है जितना हम लोग यानी जंतुओं पर पड़ता है? नहीं पड़ता है। पेड़ पौधों पर मौसमी परिवर्तन का मार बहुत कम पड़ता है जंतुओं की अपेक्षा। बहुत गर्मी हो जाएगा, गर्मी से भी लोग पगलाने लगता है। पौधों पर क्या उन गर्मी का उतना असर है? असर तो है ही, लेकिन क्या जंतु की तरह असर होता है? तो एक बात स्पष्ट रूप से क्लियर है दोस्तों कि मौसमी परिवर्तन का असर जंतुओं के तुलना में पौधों पर बहुत कम होता है। इसमें कोई शक नहीं, कम होता है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों सजीव हैं, दोनों कोशिका के बने हुए हैं। लेकिन ऐसा क्यों
होता है? होता इसलिए है दोस्तों कि पौधों के कोशिकाएं हैं जंतु के कोशिका के तुलना में ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा मजबूत। पौधों की कोशिकाएं बहुत ज्यादा मजबूत होता है जंतुओं के कोशिका की अपेक्षा। एक एक पेड़ पर कितने आदमी चढ़ जाते हैं, पौधा कुछ होता है? मजबूती अंदर से ना। और पौधों की वो मजबूती किसके बदौलत है? कोशिकाओं के बदौलत है। कोशिकाएं कमजोर रहेगी तो क्या फिर आगे के स्ट्रक्चर को आप मजबूत देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो एक बात क्लियर है कि पौधे की जो कोशिका है वो जंतु की कोशिका के तुलना में ज्यादा मजबूत है। और फिर सवाल है कि इतना मजबूत क्यों है? तो संरचनाएं आपके सामने में है। क्या? सेल बाल। यही सेल बाल पौधे के कोशिकाएं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु के कोशिका में। और सेल बाल की उपस्थिति के कारण ही पौधे के कोशिकाएं ज्यादा मजबूत होते हैं। अब सेल बाल क्या है? तो एक बात तो आप जान ही गए कि कोशिका के सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं। लेकिन जब हम पौधों की कोशिका की बात करते हैं तो पौधों की कोशिका में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी दोस्तों एक मेम्ब्रेन चढ़ा होता है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन चढ़ा होता है और यह कहलाता है क्या? सेल वॉल। यानी आप कह सकते हैं जंतु के कोशिका को सिंगल बॉडीगार्ड, अब पौधे के कोशिका को डबल बॉडीगार्ड। क्या? डबल सुरक्षा लेयर है तो कोशिका मजबूत होगा कि नहीं होगा? तो कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाया जाता है और फंगी में भी पाया जाता है। कोशिका भित्ति वाली संरचना किसी भी जंतु में नहीं पाया जाता है, कोई एनिमल में नहीं पाया जाता। ये केवल किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है और फंगी में पाया जाता है। और ये सेल वॉल जो है ये एक प्रकार की मृत झिल्ली है, कोशिका झिल्ली की तरह यह जीवित। ये दोस्तों अर्ध पारगम ना होकर क्या होता है? पारगम होता है। यह प्रोटीन और लिपिड का भी नहीं बल्कि किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? हालांकि फंगी का काइटिन का बना। सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? हेमी सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, काइटिन भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल वॉल केवल पौधों के कोशिका में पाया जाता है। पौधों की कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक झिल्ली होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? हालांकि सेल वॉल कोशिका झिल्ली की तरह जीवित ना होकर क्या होता है? सेल वॉल कोशिका झिल्ली की तरह अर्ध पारगम ना होकर क्या होता है? और सेल वॉल जो है प्रोटीन और लिपिड का नहीं बल्कि किसका बना होता है? सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज और हेमी सेलुलोज दोनों ही दोस्तों कार्बोहाइड्रेट है, विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है? अब यह सेल वॉल क्या करता है? पहला काम ये कि कोशिका झिल्ली को सुरक्षा देता है, पौधे की कोशिकाओं को मजबूत करता है, एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़ता है, पौधों की कोशिका को सूखने से बचाता है। यही सब काम है दोस्तों। तो कोशिका भित्ति का काम पौधों की कोशिका को निश्चित आकृति देना होता है। कोशिका भित्ति का काम कोशिका झिल्ली को सुरक्षा देना होता है। कोशिका भित्ति का काम पौधे की कोशिका को मजबूत करना होता है। कोशिका झिल्ली का काम पौधे की कोशिका को सूखने से बचाना होता है। कोशिका भित्ति का कार्य प्रत्येक कोशिका को आपस में जोड़ना होता है। क्लियर हो गया? कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति समझ गए? कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम है लेकिन कोशिका झिल्ली जीवित है लेकिन कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का बना है लेकिन कोशिका झिल्ली पौधे और जंतु दोनों में पाया जाता है लेकिन कोशिका भित्ति केवल और केवल जंतु के कोशिका का सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली होता है लेकिन पौधों के कोशिका का सबसे बाहरी परत, अगर पूछ दे कि पौधे की कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या होगी? और जंतु के कोशिका का सबसे बाहरी परत सेल मेम्ब्रेन होगा। कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति क्लियर है? आइए दोस्तों साइटोप्लाज्म पर आइए। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव, ठीक है? बता दें कोशिका द्रव क्या है। अब एक बार फिर से समझिए कोशिका द्रव क्या है। तो एक बात तो क्लियर है कि यह जीव द्रव का हिस्सा है। साइटोप्लाज्म क्या है? तो इतने कहने में तो कोई दो राय नहीं है कि यह प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है, तो ना ही काहे बोले। यह दोस्तों क्या है? कोशिका है, मान लिया इसलिए है। और यह क्या है? न्यूक्लियस है, केंद्रक। और कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली है और डबल बना देंगे तो ऊपर में कोशिका भित्ति रहेगा। तो कोशिका झिल्ली और ये न्यूक्लियस झिल्ली न्यूक्लियस झिल्ली के बीच आपको पाए जाते हैं क्या? अर्ध तरल पदार्थ या आप कह सकते हैं कोलाइड के समान। कोलाइड पढ़े हैं केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में कोलाइड पढ़े होंगे, नहीं पढ़े पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत हो रही है इसमें? पढ़ लीजिएगा, आज ही पढ़ लीजिएगा, लूसेंट में दिया हुआ पढ़ लीजिएगा, ठीक है? फिलहाल हम एक लाइन बता देते हैं। कोलाइड मिश्रण है। मिश्रण को विलयन, कोलाइड और निलंबन में बांटते हैं। तो कोलाइड
तो कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच अर्ध तरल, खासकर किसके, कोलाइड के समान जो पदार्थ है उसे ही क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी साइटोप्लाज्म की प्रकृति कैसी है, कोलाइड। और इसमें ये जो अर्ध तरल पदार्थ है इसमें सबसे ज्यादा जल पाए जाते हैं। जल लगभग कितना, 80% कोशिका द्रव किससे निर्मित है, जल से निर्मित है। 80%, बचेगा कितना, 20। उस 20% में लगभग 30 प्रकार के तत्व, 30 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिसमें कुछ ही मुख्य है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन। कार्बन दोस्तों, अधिकतम कितने प्रकार के, 30 प्रकार के तत्व। तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव क्या है, तो साइटोप्लाज्म कोशिका यानी जीव द्रव का हिस्सा है। साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है, यानी कोशिका द्रव जीव द्रव का हिस्सा है। कैसा हिस्सा है, तो वो हिस्सा है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाता है। ये अर्ध तरल पदार्थ है, ये कोलाइड के समान पदार्थ है, जिसका सर्वाधिक भाग किससे निर्मित है, जल से निर्मित है। 80% से भी ज्यादा भाग कोशिका द्रव का जल से निर्मित है। जल के अलावे इनमें 30 प्रकार के तत्व होते हैं, 30 प्रकार के तत्व। अब इसी कोशिका द्रव में ढेर सारे संरचनाएं पाई जाती है, जिसको हम कितने भागों में बांटे थे, मेटाप्लास्ट और। अब इसी कोशिका द्रव में ढेर सारे संरचनाएं पाए जाते हैं। ढेर सारे संरचना यानी स्ट्रक्चर मौजूद रहता है। उन स्ट्रक्चर को हम दो भाग में बांट चुके हैं, मेटाप्लास्ट और ऑर्गेनोइड। और उन स्ट्रक्चर को सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। हिंदी में कोशिका अंगक कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, यानी कि सारे के सारे कोशिका अंगक, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल कहां पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। और ये कोशिका अंगक कुछ ना कुछ कार्यों को संपन्न करते हैं, और उन्हीं कार्यों की बदौलत एक कोशिका जिंदा रहता है। अगर ये कोशिका अंगक कार्य करना बंद कर देंगे, कोशिका क्या हो जाएंगे, मृत हो जाएंगे। वैसे कोशिका द्रव मृत होने के लिए कोशिका द्रव सूख जाना बहुत जरूरी है। आपको मृत और जीवित कोशिकाओं के बीच के अंतर को बताए थे कि बताए थे कि एक जीवित कोशिका क्या है, एक मृत कोशिका क्या है, बताए थे ना। तो जीवित और मृत कोशिका